हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के महा मैराथन क्लास के बारे में। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी को प्रिपेयर करवाएंगे, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। और सबसे बड़ा जो पॉइंट रहेगा, बैक लगी तो जिम्मेदारी मेरी। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा, या हमारे द्वारा कर लीजिएगा या कहीं और से कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूर इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी ऑथेंटिक अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इस तरीके की पीडीएफ्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अगर नोट्स को आप प्राप्त करना चाहते हैं सभी ब्रांचों के, तो आप सभी 49 रुपीज़ पेमेंट करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो हाईलाइटेड रहेंगी, बाकी आप सभी को बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक हो या बुक, हर जगह पर चीज़ें एक्स्ट्रा गिवन होती हैं। जो आपका सिलेबस है वो ENSQF के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग से भी ज़्यादा सिलेबस आप सभी के बुक में दिया गया होता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इसी को लेकर के नोट्स बनाया गया है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं अपनी PDF के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी ने टाइटल और थंबनेल भी देखा है कि महा मैराथन क्लास है, तो आप सभी को हम पूरे चैप्टर को नहीं कवर कराने वाले हैं। यानी जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं उसको कवर कराने वाले हैं। तो हमने सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। और आप सभी को क्या क्या बताना है वो सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन आता है और 1 से 2 बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि आपके आदर्श ईंधन की जो विशेषता होती है वो क्या होती है। आदर्श ईंधन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, वैसे तो जनरली 2-4 आप बता दोगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखोगे तो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर कवर हो जाएंगे। और आपको कम से कम 10 पॉइंट तो लिखना होगा। क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और अभी आपको समझनी इम्पोर्टेंट है। यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, बेसिक सा है कि आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। और यह सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है, सही है। इसका जो स्टोरेज है, ठीक है, जिसको जहाँ पर आप रखोगे वो भी सुविधाजनक होना चाहिए कि उसको आसानी से आप रख सको और फिर आसानी से आप निकाल भी सको, ठीक है। और इसका स्थानांतरण सुविधाजनक होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होना चाहिए वो सुविधाजनक होना चाहिए। यानी उसको आसानी से किसी भी वाहन के माध्यम से जो भी है आप उसे ले जा सको, ऐसा नहीं है कि मतलब ले ही नहीं जा पा रहे हो कहीं, ठीक है। ईंधन के दहन के पश्चात अवशेष कम मात्रा में बचना चाहिए। मतलब आप सभी किसी भी ईंधन को जलाओगे तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे ढेर लग गए कूड़ा करकट के, ठीक है, राख के। तो अवशेष जो होना चाहिए कम से कम मात्रा में उत्सर्जित होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अवशेष नहीं बचेगा, लेकिन कम मात्रा में होना चाहिए। और जो भी ईंधन आप दहन कर रहे हो वो दहन जो होना चाहिए वो सुगमतापूर्वक होना चाहिए, यानी आसानी से जल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसका ज्वलन ताप है वो कम होना चाहिए। यह इम्पॉर्टेंट है कि ज्वलन ताप कम होने का मतलब ये होता है कि वो मतलब वह पॉइंट जिस पर जो ईंधन है वो मतलब मिनिमम से मिनिमम पॉइंट है जिस पर आपका ईंधन जल जा रहा है, मतलब उसको समय नहीं लग रहा है, ठीक है। ज्वलन ताप अगर कम रहेगा, ठीक है, तो वो आसानी से जल जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका दहन नियंत्रण में होना चाहिए, मतलब जल रहा है तो ऐसा नहीं कि चारों तरफ लपटें फैल रही हैं, ठीक है। एक सिस्टम में अपना इसका दहन हो रहा है, ठीक है। ईंधन से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप जला दो तो वहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो जाता है, तो इस प्रकार का ईंधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आप सभी को ये बता दिया। तो ये आपके 10 पॉइंट हो गए, ठीक है। लगे हाथ में इस पॉइंट को कवर कर लेता हूँ, हाईलाइटर से मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ इस पॉइंट को जरूर देख लेना, जो आपका ज्वलन ताप है, ठीक है। ज्वलन ताप आपके इस पूछा जा चुका है एक बार, वो भी कैसे 1 नंबर में पूछा जा चुका है। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को यहीं पर कवर कर ले। तो ये देखिएगा, इग्निशन टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वो क्या है, वह न्यूनतम ताप
जिस पर ईंधन को जलाने पर वह जलना प्रारंभ कर देता है। मैंने बताया कि वह न्यूनतम ताप है जिस पर स्टार्टिंग में ही ईंधन हमारा जलना शुरू कर देता है, यानी अगर ज्वलन ताप जो होगा कम होगा तो ईंधन हमारा तुरंत से जलना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। उस ईंधन का ज्वलन ताप कहलाता है और अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने इग्निशन टेम्परेचर को भी आपके सामने क्लैरिफाई कर दिया है। अब आप सभी को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं। 1 नंबर में पूछा जाता है प्रज्वलन ताप या फ्लैश पॉइंट, ठीक है। देखिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, चाहे वो 1 नंबर में हो या 2 नंबर में हो या 5 नंबर, सबको कवर कराऊँ। लेकिन ऐसा नहीं कि वो चीज़ें कवर कराऊँ जो आपके एग्जाम में कम चांसेज रहते हैं पूरे पूछे जाने के, ठीक है। तो ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं फ्लैश पॉइंट, ठीक है। क्या है फ्लैश पॉइंट, देख लीजिएगा। वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई भी द्रव ईंधन, यानी आपका जो ईंधन है वो द्रव ईंधन है, ठीक है। आपका सॉलिड जो है फ्यूल नहीं है, वह आपका द्रव ईंधन है, ठीक है। अधिक वाष्प देता हो तथा ज्वाला के समीप लाए जाने पर, ठीक है, वह वाष्प जो है वो क्षणक प्रज्वलित हो जाता है। मतलब वह जो द्रव ईंधन है अधिक से अधिक वाष्प दे रहा है, अगर उसे किसी फ्लेम के पास ले जाएं तो क्या होगा, वाष्प जो होगा वो क्षणिक प्रज्वलित होगा, मतलब कम समय के लिए जल जाएगा, ठीक है। मतलब हल्का सा वो भी ज्वाला देगा कम समय के लिए, तो प्रज्वलन ताप कहलाता है। इसे ही हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और प्रज्वलन ताप का मान ज्वलन ताप से सदैव कम होता है। तो जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे इसका मान जो होता है वो सदैव कम होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ईंधनों का फ्लैश पॉइंट जो होना चाहिए वो 60 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि फ्लैश पॉइंट जो होना चाहिए वो 60 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे हमेशा कम होना चाहिए। और ये एक द्रव ईंधन है, ठीक है, यह अधिक वाष्प देता है और अगर इसे किसी फ्लेम के पास ले जाएंगे तो ये क्षणिक से प्रज्वलित हो जाएगा, मतलब क्षणिक रूप में वो जलेगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप, इसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि 2 नंबर में पूछी जाती हैं और इसके पूछे जाने का जो परसेंटेज है इस बार वो कितना है मेरे प्यारे साथियों, 100%। जी हाँ दोस्तों, जो कह रहा हूँ आप सभी पेपर देकर आना और फिर बताना कि क्या ईंधन का ऊष्मी मान या कैलोरी मान नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो पहले हम ऊष्मी मान समझते हैं कि एक्चुअल में ऊष्मी मान क्या है। ना कि ऊष्मी मान का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे उच्च ऊष्मी मान पूछा जाएगा या आपसे निम्न ऊष्मी मान पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन हमको ऊष्मी मान तो समझना होगा ना, क्या है ऊष्मी मान। तो ऊष्मी मान जो होता है वो 1 ग्राम ईंधन के, कोई 1 ग्राम आपने ईंधन लिया और उसका क्या कर दिया, पूर्ण दहन, यानी उसे पूरी तरीके से जला दिया आपने, ठीक है। उसके पूरा जलाने से जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी वह उस ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मी मान कहलाता है, ठीक है। कोई भी 1 ग्राम ईंधन को हम पूरी तरीके से दहन कर देते हैं, जला देते हैं, उससे हमें जितनी भी ऊष्मा मिलेगी वह ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मी मान कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आप सभी के सामने रख दी है। तो चलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 नंबर में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि ईंधन का ऊष्मी मान, उच्च ऊष्मी मान बताओ, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब इसको समझने से पहले देखिए, जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू है इसे HCV कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि HCV बताओ, ठीक है। HCV क्या है, तो आपको फुल फॉर्म जरूर रखना है, ठीक है। चलिए, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा, यानी इकाई मात्रा का मतलब 1 ग्राम ईंधन, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को, 1 ग्राम ईंधन को वायु व ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है, ठीक है। कोई भी 1 ग्राम ईंधन है उसे वायु या ऑक्सीजन में हमने क्या किया, पूर्णतः जला दिया, ठीक है, दहन कर दिया। और जो दहन करने के बाद जो उत्पाद है, ठीक है, उत्पादों को क्या किया हमने, कमरे के ताप तक ठंडा किया, ठीक है। इस दौरान उत्सर्जित जो भी ऊष्मा है, इस दौरान उत्सर्जित कुल ऊष्मा को ईंधन का उच्च ऊष्मी मान कहते हैं, ठीक है। 1 ग्राम ईंधन लिया, उसे ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में हमने क्या किया, पूर्णतः दहन किया, ठीक है। और उत्पादों को हमने क्या किया, कमरे के ताप तक ठंडा किया। इसके दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित हुई वो क्या कही, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। यानी इसे कुल ऊष्मी मान भी कहते हैं, इसे हम टोटल कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है।
टोटल कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसमें भाप की गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है। ये वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए अब हम डिस्कशन करेंगे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, यानी निम्न ऊष्मी मान को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो निम्न ऊष्मी मान क्या है, इसको हम समझने वाले हैं। जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है, इकाई मात्रा का वही 1 ग्राम, ठीक है, तथा उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है, ठीक है, इसे कमरे के ताप तक ठंडा नहीं किया जाता, ठीक है। तो उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है। इस दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसे इस ईंधन का निम्न ऊष्मी मान कहते हैं। इसे हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू, याद रखना, एनसीवी भी कहते हैं। और निम्न ऊष्मी मान में भाप की गुप्त ऊष्मा नहीं होती है, मतलब उसमें कमरे का ताप तक ठंडा किया जाता है, लेकिन इसमें उत्पादों को क्या किया जाता है, निष्कासित होने दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका निम्न ऊष्मी मान। और उच्च ऊष्मी मान, आप फॉर्मूला अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू बराबर हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, यानी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में लेटेंट हीट नहीं होती है, लेकिन आपके HCB में क्या होती है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, आप अगर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ लेकर आ गया हूँ वो है ऑक्टेन नंबर, ठीक है, जो कि आपके 2 नंबर में, ठीक है, पूछे जाते हैं। और इसके पूछे जाने की जो परसेंटेज है वो मेरे प्यारे साथियों 100% है। यानी आप एग्ज़ाम दे करके आना, फिर कमेंट कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है, जो आपकी इच्छा होगी, लेकिन ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर दोनों को तैयार कर लेना, HCB और LCB को भी तैयार कर लेना, ठीक है। किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या जो होती है वो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन की प्रतिशतता है, जिसका अपस्फोटक गुण जो है ईंधन के नमूने के अपस्फोटक गुण से मिलता है। कैसे याद करेंगे, किसी ईंधन की जो ऑक्टेन संख्या होती है वो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन जो है, ठीक है, के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन की जो है वो परसेंटेज है, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरे कुछ बातों से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। कोई ईंधन है, सपोज करो ये कुछ इस प्रकार का ईंधन है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला है मेरे प्यारे साथियों, इसमें एन हेप्टेन है, ठीक है, और क्या है इसमें, और आइसो ऑक्टेन है, ठीक है, आइसो ऑक्टेन है, ठीक है, आइसो ऑक्टेन है, ये आपका मिश्रण है। इसमें आइसो ऑक्टेन की जो परसेंटेज है, ठीक है, आइसो ऑक्टेन की जो परसेंटेज है वो क्या है, आपकी ईंधन की ऑक्टेन संख्या, ठीक है। क्या समझ में आया आपको कि किसी ईंधन की जो ऑक्टेन संख्या है वो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज है, ठीक है, जिसका अपस्फोटक गुण जो होगा, ठीक है, वो ईंधन के नमूने के अपस्फोटक गुण से मिलेगा। यानी जो ईंधन का सैंपल होगा उसके अपस्फोटक गुण से मिलेगा। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या 89 है का तात्पर्य है कि 89% इसमें आइसो ऑक्टेन है और 11% एन हेप्टेन है, जैसा कि आपको परसेंटेज फॉर्म में पता चल रहा है कि आपकी ऑक्टेन संख्या क्या है। तो चलिए दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं, जो कि हमारा है सीटेन नंबर। सीटेन नंबर क्या है देखते हैं, इसको भी समझना आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। किसी ईंधन की सीटेन संख्या जो है, सीटेन और अल्फा मेथिल नेफ्थलीन, ठीक है, किसी ईंधन की जो सीटेन संख्या होगी वो क्या होगी कि अल्फा मेथिल, ठीक है, नेफ्थलीन और सीटेन का मिश्रण में सीटेन का परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, जिसका ज्वलन विलंब जो होगा वो समान परिस्थितियों में डीजल ईंधन के ज्वलन विलंब के समान होगा। सीटेन संख्या आपको समझ में आ गई, ठीक है। सीटेन संख्या में कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथी, इतना ही है कि कोई ईंधन का जो है सीटेन संख्या जो है
वो सीटन और अल्फ़ा मेथिल नेफ्थलीन जो है मिश्रण में सीटन का परसेंटेज वॉल्यूम है, जिसका ज्वलन विलंब जो होगा वो किसी भी समान परिस्थिति में डीजल ईंधन के ज्वलन विलंब के समान होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल में सीटन संख्या अगर 85 है तो 85% सीटन होगा और 15% क्या होगा, अल्फ़ा मेथिल नेफ्थलीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या करेगा, ठोस एवं द्रव ईंधनों का क्या ज्ञात करेगा, ऊष्मीय मान ज्ञात करेगा। ठीक है। तो ये आपका ऊष्मीय मान ज्ञात करने का एक विधि है जो कि बॉम्ब कैलोरी मापक है। ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरी मापक जो है ये आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम तो आपको सीखना होगा। यह बिडोलक है, बिडोलक का मतलब जो घर में माठा उठा करते थे उसमें आपके जो भी लिए रहते जिसमें माठा चलाया जाता था, एक डंडी टाइप के जिससे चला करके सब चीज़ों को मिला देना। ठीक है। एक चम्मच लेकर के किसी भी गिलास में चला देना, वो एक बिडोलक की भांति होगा। ये आपका यहाँ पर थर्मामीटर लगा हुआ है, अंदर एक बॉम्ब टाइप का है। ठीक है। और ये वाटर जैकेट है। ठीक है। पूरी तरीके से वाटर जैकेट है यहाँ पर। ठीक है। और ये धातु बीकर है और ये बाहर का वाटर जैकेट है। ठीक है। और इसमें आपका वाटर पूरा भरा हुआ है और ये धातु बीकर है। ठीक है। चलिए, पूरी बीकर है और इसमें वाटर जैकेट है। चलिए, ये है जल जैकेट। ठीक है। हाँ, और ये प्लेटिनम की जो है, ये आपकी प्लेटिनम की लगी हुई है प्याली। ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। ठोस ईंधन जैसे कोयला तथा द्रव ईंधनों का ऊष्मीय मान जो है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। पहले हम एपरेटस को समझेंगे। ठीक है। एपरेटस क्या है, एपरेटस में क्या क्या है, कुछ नहीं है, मैं आप सभी को बता दिया कि यहाँ पर बिडोलक है जो कि आपको पूरे जल को मिक्स करने का है। ठीक है। और थर्मामीटर यहाँ पर लगा हुआ है, जल जैकेट है। ठीक है। और यहाँ पर जल है ही, यहाँ पर धातु की बीकर है। ठीक है। और यहाँ पर बॉम्ब है। ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लेटिनम की प्याली है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप एपरेटस देख सकते हो। ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। बॉम्ब कैलोरीमीटर इस्पात का बना हुआ पात्र होता है जिसे हम बॉम्ब कहते हैं। इसमें 25 एटीएम पर ऑक्सीजन भरी जाती है। इसकी भीतरी दीवारों पर प्लेटिनम की परत चढ़ी होती है, जैसे मैंने आप सभी को बताया। जो बम कैलोरीमीटर जो है के दीवारों का जो संक्षारण से बचाव करेगी। ठीक है। एक्चुअल में जो प्लेटिनम यूज किया जा रहा है वो कोरोजन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जल की मात्रा तो है ही। ठीक है। कैलोरी मान ज्ञात करने के लिए क्या करा जाएगा, हम कैलोरी मान ज्ञात किए जाने वाले ईंधन की ज्ञात मात्रा प्लेटिनम की प्याली में लेते हैं। इस बम को जल से भरे कैलोरी मापक में रखते हैं। कैलोरी मापक में एक बिडोलक तथा एक थर्मामीटर लगा होता है। समस्त उपकरण को ऊष्मारोधी करने हेतु उसे जल से भरे जैकेट में रखते हैं। ईंधन का दहन विद्युत चिंगारी द्वारा किया जाता है। ये आपका एपरेटस है कि यहाँ पर आपका जो भी जिसका भी ऊष्मीय मान ज्ञात करना है, यहाँ पर ईंधन को रखेंगे। ठीक है। और जो चिंगारी देंगे वो विद्युत चिंगारी देंगे। ठीक है। और आपको यहाँ पर प्लेटिनम की प्याली है। ठीक है। प्लेटिनम इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो संक्षारण से बचाव करना है। ठीक है। अब वर्किंग मेथड देख लेते हैं। जिस ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना हो उसकी मापी गई मात्रा प्लेटिनम की प्याली में लेते हैं। 25 एटीएम पे जो है आपका रखते हैं। 25 एटीएम पे आप सभी का क्या रखते हैं, 25 मिलीलीटर आप पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रखेंगे और जल की मात्रा लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप सभी का कुछ नहीं, विद्युत चिंगारी द्वारा ईंधन का दहन करेंगे। ठीक है। और फिर ऊष्मा का जो समान वितरण है वो बिडोलक जो है आपका घुमाता रहेगा, जिससे हम दहन के पश्चात जो पहले तापमान था और दहन के पश्चात का जो तापमान था उसे हम नोट कर लेंगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशन जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर ईंधन का जो भार है वो W ग्राम होगा। ठीक है। और जो जल का भार है वो कैपिटल W ग्राम होगा। जल तुल्यांक यम होगा। ये सब आपके न्यूमेरिकल में गिवन होगा सब डाटा। ठीक है। प्रारंभिक ताप T1 है, दहन के पश्चात T2 है, तापमान में वृद्धि T2 - T1 आप निकाल लोगे। ठीक है। बाकी आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। ठीक है। Q बराबर M प्लस कैपिटल W T2 - T1 अपान स्मॉल w कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। आप सभी अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी सिखा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फाइनली हम एक और चैप्टर की तरफ आ गए हैं जो ईंधन के ही एक और पार्ट में जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं लुब्रिकेशन यानी लुब्रिकेंट्स, स्नेहक। ठीक है। तो स्नेहक क्या है, जैसे गांव में आप स्नेहक के तौर पे बहुत सारी चीज़ें यूज करते हो, ग्रीस वगैरह, तो वही चीज़ है स्नेहक। क्या है, ऐसे पदार्थ जो मशीन में दो विपरीत दिशाओं में गति करने वाले धातुओं की सतहों के मध्य
परत का कार्य करे। ठीक है, कोई भी दो धातु है वो एक दूसरे के ऊपर सापेक्ष गति कर रही हैं। ठीक है, तो अगर वो लगातार उसमें घिसाव होता रहेगा, घर्षण होता रहेगा, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर स्मूथली वो चलती रहे, ठीक है, तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, स्नेहक यूज करेंगे, जो कि घर्षण प्रतिरोध को कम करेगा और इससे जो हमारी जो भी विपरीत दिशा में गति कर रही है मशीन, वो स्मूथली रन करेगी। ये आपका स्नेहक होता है। ठीक है, अब स्नेहक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, एक अच्छे स्नेहक में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए उसको समझते हैं। ठीक है, जो स्नेहक की श्यानता होनी चाहिए, ठीक है, गाढ़ापन जो होना चाहिए वो मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। जिस प्रकार की मशीन है उसी प्रकार का हमारा स्नेहक का गाढ़ापन होना चाहिए। ठीक है, कहीं हमको ग्रीस की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं हमें पतले ऑयल की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, मेरी बातों को आप सभी समझ गए कि यह मशीन के अनुरूप ही होनी चाहिए। ठीक है, अधिक दाब पे काम करने वाली जो मशीन है, बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशर वाली है, ठीक है, तो मशीनों में क्या हो, स्नेहक में ऑयललेस का गुण होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा ऑयली होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पर ग्रीस वगैरह यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर अधिक से अधिक ऑयल यूज किया जाता है जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ठीक है, स्नेहकों का प्रज्वलन ताप अधिक होना चाहिए। अगर मैंने इसी वीडियो में कवर किया था कि जो ईंधन का प्रज्वलन ताप है वो बिल्कुल भी कम होना चाहिए, यानी तुरंत जल जाना चाहिए। लेकिन स्नेहक का प्रज्वलन ताप अधिक होने का मतलब इसे अधिक गर्मी मिल रही है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी मिल रही है, फिर भी ये जलना नहीं चाहिए। इसका मतलब बहुत सारी कड़ी धूप में भी ये अच्छी तरीके से, या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ रन कर रहा है तो गर्म हो जाता है ना, तो इससे स्नेहक जो है वहाँ पर ठंडा होने का भी काम करेगा। इसलिए इसका प्रज्वलन ताप जो होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। स्नेहक में पायसीकरण की जो क्षमता होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। ठीक है, आप पायसीकरण को समझ सकते हो। ठीक है, और स्नेहक की श्यानता पर तापक्रम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अच्छे स्नेहक में ऑक्सीकरण होने की दर जो होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ऑक्सीकरण होने की दर का मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे खुले में धूप में तो ऑक्सीकृत हो जा रहा है। ठीक है, पायसीकरण को भी आप समझ रहे हो और श्यानता को मैंने अच्छी तरीके से आप सभी को समझा दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्नेहक के कार्य को आप सभी को दिखाते हैं। तो स्नेहक को आप सभी ने समझ लिया, तो स्नेहक के कार्य को भी जान लोगे आप सभी। ठीक है, तो दो धातु सतह हैं, ठीक है, जिस पर मशीन चल रही है, तो उनको रगड़ने या उनके सीधे संपर्क को रोकने में हमें काम आता है, घर्षण को कम करने में काम आता है। ठीक है, और मशीन की जो दक्षता है वो अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी, स्मूथ रन करेगा। ठीक है, अगर आप स्मूथली रन कराओगे तो कम डीजल वीजल जाएगा आपका। ठीक है, एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, और इससे मशीन की जो है एज बढ़ जाएगी। ठीक है, अपनी गाड़ी का सर्विस कराते रहोगे तो एज तो बढ़ ही जाएगी ना, और इससे आवाज़ भी नहीं आएगी, ध्वनि भी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्नेहक के आप सभी के कार्य हैं। स्नेहक की आवश्यकता कार्य में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। स्नेहक की आवश्यकता क्यों है? मशीन की उम्र बढ़ाने में, ठीक है, ऊर्जा खपत को कम करने में, कंपन और झटका कम करने में, ध्वनि कम करने में, मशीन की दक्षता बढ़ाने में। ठीक है, अब स्नेहक का हम वर्गीकरण करना चाहते हैं कि यानी स्नेहक कितने टाइप को होते हैं, तो उनकी भौतिक अवस्था और उनकी नेचर के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है सॉलिड लुब्रिकेंट्स। इसके एप्लीकेशंस याद कर लेना, क्योंकि एक नंबर में हमेशा से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी इसकी डिफिनीशंस आप सभी को नहीं तैयार रहेगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एप्लीकेशंस आने चाहिए। इनका जो प्रयोग है उच्च ताप तथा दाब उत्पन्न करने वाली मशीनों में किया जाता है। एप्लीकेशन है ग्रेफाइट, टैल्क या सोपास्टोन, मोलिब्डेनम सल्फाइड। ठीक है, तो इनका जो प्रयोग है उच्च ताप और दाब उत्पन्न करने वाली मशीनों में किया जाता है। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स हैं ऐसे स्नेहक जो ठोस तथा द्रव स्नेहकों के मध्य स्थिति में होते हैं। ठीक है, इनका कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है लिक्विड लुब्रिकेंट्स, तो जो द्रव स्नेहक है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? मिश्रित तेल है, खनिज स्नेहक तेल है, जंतु स्नेहक तेल है, वनस्पति स्नेहक तेल है, खनिज स्नेहक तेल है। ठीक है, और द्रव स्नेहक है ही। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो कुछ लुब्रिकेंट्स थे। अगर हम अगले चीज़ के बारे में बात करें तो वो है हमारा कटिंग ऑयल्स। ठीक है, तो कटिंग ऑयल्स को ज़रूर आप सभी देख लेना। तेज धार वाले औजारों के लगातार प्रयोग से तापक्रम बढ़ने के कारण इनकी धार नष्ट होने लगती है। जैसे कोई भी लोहा है, ठीक है, जो भी हमारा औजार बना है, ठीक है, चाहे वो HSS का हो, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे लोहा इस समय ले लीजिए। ठीक है, तो जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उस पर काम करोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसकी जो धार है वो नष्ट होने लगेगी। ठीक है, गर्म करके ही तो पिघलाते हो,
तो इस प्रकार उनके धार को बनाए रखने के लिए उनकी गर्मी जो है उस जो भी हमारा टूल है, ठीक है, उसकी जो हीट है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, कटिंग ऑयल्स का यूज करेंगे। इससे उनकी धार में कोई बदलाव नहीं होगा, जो ताप है वो कटिंग ऑयल्स क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, तो कटिंग जो ऑयल है वो धार को बनाए रखने के लिए कटिंग ऑयल्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये द्रव ताप यानी जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अगर स्नेहकों के इंडस्ट्रियल यूज एप्लीकेशंस देखें तो वही है, घर्षण को कम करेंगे, ठीक है, घिसाव को बचाएंगे, उम्र बढ़ाएंगे, शोर कम करेंगे, कंपन झटके कम करेंगे और ऊर्जा की खपत को कम करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और अगर इसमें देखता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लुब्रिकेंट्स की कुछ है, एक दो हैं, पूछ लेता है। तो विस्कोसिटी उसमें पूछ लेता है कभी कभी। स्नेहकों का वह गुण जो विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, इसे ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, पोर पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, पोर पॉइंट क्या है, वह ताप क्रम जिस पर स्नेहक की फ्लूइडिटी लगभग समाप्त हो जाती है, पोर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यानी पोर पॉइंट वह है जब स्नेहक एकदम वहाँ से समाप्त हो गया, अब स्नेहक की ज़रूरत यहाँ पर है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्नेहक का पोर पॉइंट। ठीक है, क्लाउड पॉइंट क्या है, वह तापक्रम जिस पर स्नेहक तेल बादल की तरह धुंधला दिखाई देने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड पॉइंट, याद रखना। फायर पॉइंट, वह तापक्रम जिस पर स्नेहक वाष्प में बदलकर जलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, फायर पॉइंट। अगला है फ्लो पॉइंट, वह तापक्रम जिस पर स्नेहक के बहने का गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहले वो फ्लूइडिटी में था लेकिन अब वो खत्म होकर के उसके बहने का गुण जो है समाप्त हो गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो पॉइंट। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। सभी ऑथेंटिक अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या आगे आप सभी को ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।